students, here our next lecture of class 12th, chapter 4 and subject biology. Okay, तो here our fourth chapter is reproductive health. तो इसमें देखते हैं हमें इस चैप्टर में आइडिया लेना है, हमने पढ़ना है कौन कौन से टॉपिक हमने इस चैप्टर में कवर करने हैं. रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, problems and strategies. फर्स्ट. सेकंड हमने पढ़ना है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल. Third topic, medical termination of pregnancy. Fourth topic, sexually transmitted diseases. And next one is infertility. तो इस चैप्टर में हमने इन टॉपिक्स के बारे में बात करनी है या इतने टॉपिक्स के बारे में बात करनी है. तो बहुत बड़ा चैप्टर ये है नहीं, छोटा सा चैप्टर है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ ये चैप्टर है. तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, चैप्टर पढ़ने के साथ साथ आपने अपने नोट्स भी बनाते रहना है. तो ये तो है जो ये टॉपिक जो हमने कवर करने हैं इस चैप्टर में. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है. ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ना WHO मीन्स क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को उन्होंने एक डिफाइन किया रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए कि नॉर्मली रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होगा, रेफर्स टू द स्टेट ऑफ हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ना. रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स reproductive health means the state of healthy reproductive organs with normal function. ठीक है, with नॉर्मल फंक्शंस. ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग होता है या रेफर किया जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को द स्टेट ऑफ हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शंस. ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होंगे उनका नॉर्मल फंक्शन होना चाहिए, वो हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने चाहिए, अपने फंक्शन उनके प्रॉपर होने चाहिए. तो इसी बेसिस पे WHO यानी कि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, वर्ल्ड में सारी रिपोर्ट्स हेल्थ से रिलेटेड जहाँ से हमें मिलती हैं वो हमें WHO से मिलती है. WHO ने कहा कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं. हालांकि बहुत प्रॉपर डेफिनेशन तो हमारी है नहीं हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, बट WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम डिफाइन कर सकते हैं एक टोटल वेलबींग सारे एस्पेक्ट में, रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में, जैसे कि फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल, सारी चीज़ों में जो पर्सन रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स के बेसिस पे जो बिल्कुल फॉलो कर रहा होगा सारी चीज़ों को, वो इमोशनली ठीक होगा, फिजिकली ठीक है, उसका बिहेवियर ठीक है, वो सोशल है, तो उसे हेल्दी पर्सन हम मानेंगे या उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या मानेंगे, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम को उसका हेल्दी मानेंगे. ठीक है, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे जहाँ पे लोग फिजिकली, फंक्शनली एंड नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ हैं और इमोशनली और बिहेवियर जो उनका है वो नॉर्मल इंटरेक्शन के साथ है. मीन्स कि अगर आप एक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में हैं, लोगों के ग्रुप के बीच में हैं, या एक सोसाइटी में आप रह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे आपका जो
नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं ना, उनका जो इंटरेक्शन है सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट में है, अगर वो इमोशनली, अगर वो फिजिकली और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेसिस पे अगर वो हेल्दी हैं, आपको लगता है कि उनका मेंटल स्टेटस ठीक है, वो सोशल है, सबसे बात करते हैं, घुल मिल के बात करते हैं, मेंटली अच्छे हैं, मेंटली उनकी थिंकिंग ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, तो वो WHO ने कहा कि ये एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव पर्सन की निशानी होगी, या उसे हम हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी या रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी हम उसे कहेंगे अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो। ठीक है, नॉर्मल अगर हम बोलें तो हम बोलेंगे कि एक ऐसा हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सारे नॉर्मल फंक्शंस के साथ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हेल्दी है, वो इमोशनली ठीक है, मेंटली ठीक है, सोशली ठीक है, उसका बिहेवियर ठीक है, जेंडर से रिलेटेड सेक्स एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग उसकी थिंकिंग ठीक है, वो नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी है या हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला पर्सन वो है। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे बात करेंगे। जबकि अब देखिए हुआ क्या कि हेल्दी सोसाइटी रखना या हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले जो एक ग्रुप है वो उसके लिए एक चैलेंज बन के आ रहा है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, एक टास्क ये बन गया है वर्ल्ड के लिए कि कैसे एक हेल्दी सोसाइटी को डेवलप किया जाए। ठीक है, नॉट इवन रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, सारी चीज़ों में हेल्दी, कैसे वो अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकें, कैसे उनके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, कैसे उनकी बॉडी की ग्रोथ हो, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से तो जो न्यूट्रिशन की जो वैल्यू है, न्यूट्रिशन है, फूड है, वाटर है, इन सारी चीज़ों की भी तो कमी हो रही है ना। तो एक टास्क ये बन के आया है कि कैसे पूरी सोसाइटी को, कैसे पूरे वर्ल्ड को हेल्दी रखा जाए, साथ ही साथ उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हेल्दी रखा जाए। ये एक टास्क बन के उभर के आया है जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे को अब जो डायरेक्ट और प्रैक्टिसेबल मेथड जो यहाँ पे गवर्नमेंट को लगी या WHO को लगी, वो ये कि कैसे कुछ भी करके जो बर्थ रेट है उसे, पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले कर रहा है बर्थ रेट ही, ऑब्वियस सी बात है, जितने ज़्यादा बर्थ होंगे उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो बर्थ रेट को कंट्रोल करना एक चैलेंज की तरह लिया गया है, एक डायरेक्ट और प्रैक्टिसेबल मेथड है। और इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अलग अलग एस्पेक्ट, हेल्थ केयर प्रोग्राम्स कौन कौन से सेट किए गए हैं, या कौन कौन से हेल्थ केयर प्रोग्राम है जहाँ पे बताया जाएगा बर्थ कंट्रोल के बारे में, जहाँ पे बताया जाएगा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो क्या प्रॉब्लम होगी, जहाँ पर बताया जाएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेके कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया जाएगा। और कौन कौन से प्लान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं इन चीज़ों के लिए, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ कॉन्ट्रासेप्शन की हम मेथड्स की बात करेंगे, कैसे बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो होती हैं, STDs उन्हें कहा जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स की हम बात करेंगे। तो इस चैप्टर में सारी चीज़ें हमने कवर करनी है। ठीक है, तो आपका जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज, हमने इसके बारे में सबसे पहले बात करनी है। ठीक है, तो अब इसमें क्या था, इसमें क्या है ना, अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम अपने फर्स्ट टॉपिक को लेते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज, तो यहाँ पे को इंडिया बहुत सारी कंट्रीज़ में फर्स्ट कंट्री थी जिसने की स्टार्ट किया एक प्लान या एक्शन प्लान या प्रोग्राम हम कह सकते हैं नेशनल लेवल पे, ताकि अटेंड कर सके टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक सोशल गोल के फॉर्म में। ठीक है, मीन्स कि इंडिया एक ऐसी कंट्री आगे उभर के आई जिसने कि क्या किया, कुछ बर्थ कंट्रोल के लिए प्लान या कुछ फैमिली प्लानिंग नाम से उसने एक प्रोग्राम उसने स्टार्ट किया 1951 में, हमारी कंट्री इंडिया। ठीक है, यानी कि बहुत सारे प्लान्स थे, उसमें बहुत सारे चीज़ों को कवर किया गया और उन्हें एक नेम दे दिया गया। 1951 में इंडिया पहली कंट्री थी जिसने कि फैमिली प्लानिंग नाम से एक प्लान स्टार्ट किया। ठीक है, फैमिली प्लानिंग।
ये प्रोग्राम पीरियोडिकली चलाए जा रहे थे, धीरे धीरे पहले से थोड़ा बहुत करके ये चलाया जा रहा था, लेकिन 1951 में इसे फैमिली प्लानिंग नाम दे दिया गया और उसके बाद फिर फैमिली प्लानिंग को भी एक और टॉपिक के अंदर या एक और नेम के अंदर रख दिया गया, जिसे कहा गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, यानी कि RCH। ठीक है, तो पहले छोटे मोटे प्रोग्राम्स पहले से चले आ रहे थे। 1951 में इंडिया पहली कंट्री उभर के आई जिसने फैमिली प्लानिंग नाम से एक एक्शन प्लान चलाया, और उसके थोड़े टाइम बाद उसने RCHS नाम से एक प्रोग्राम, RCS नेम से एक प्रोग्राम चलाया, और इन सारी चीज़ों को फैमिली प्लानिंग, उससे प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन जो प्रॉब्लम है, क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती हैं, कैसे हमने एजुकेट कराना है लोगों को, इस सब को रख दिया RCH के अंदर। और इस RCH को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंडर अब इन्होंने क्या किया, इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे की सारी फैमिली प्लानिंग है, प्रॉब्लम्स हैं, डिजीजेज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे लोगों को एजुकेट करवाना है, कैसे लोगों को अवेयर करवाना है इन सारी प्रॉब्लम से, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैसे फैमिली छोटी रखनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस RCS प्रोग्राम के अंदर सब कुछ बताया गया। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCS प्रोग्राम था क्या। ठीक है, तो अब इस RCS प्रोग्राम के कुछ टास्क थे। ठीक है, वो टास्क ये था, जैसे कि आप लिखेंगे इसमें मेजर टास्क ऑफ RCH प्रोग्राम्स। और प्रोग्राम्स क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे एक्शन प्लान्स थे जिनको हमने सिर्फ एक ग्रुप के अंदर रख दिया, RCH के अंदर हमने इसे रख दिया। ठीक है, तो फर्स्ट टास्क तो इसका था कि अवेयरनेस, लोगों के बीच में हमने उस टाइम पे लोगों के बीच में अवेयरनेस प्रोवाइड करवानी थी रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट के बेसिस पे। और ये वो टाइम था जहाँ पे लोग बात ही नहीं करना चाहते थे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अभी भी काफ़ी जगह ऐसा है कि लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क गवर्नमेंट के लिए था, या बहुत बड़ा टास्क NGOs के लिए था, जिनको गवर्नमेंट ने दिया था ये काम करने के लिए, कि कैसे लोगों को बताया जाए। ठीक है, कैसे लोगों के बीच अवेयरनेस इसके लिए लाई जाए, उन लोगों के बीच जो कि बात ही नहीं करना चाहते हैं रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स के बेसिस पे। ठीक है, तो पहला टास्क तो यही था। ठीक है, फर्स्ट टास्क क्या था, क्रिएटिंग awareness among people about various aspects of reproduction. Okay, first one this. Second one, providing facilities and support to build up a reproductively healthy society. दूसरा ये था कि कैसे हम फैसिलिटी, इतनी बड़ी पॉपुलेटिव कंट्री में, इतनी बड़ी कंट्री है, कैसे सबको फैसिलिटी मिलेगी, कैसे सपोर्ट मिलेगा सबको कि एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी हम बना सके। ठीक है, दो मेजर टास्क यहाँ पे थे। एक तो ये कि लोगों को बताया कैसे जाए इनके बारे में, कैसे उन्हें अवेयर करवाया जाए। दूसरा ये कि कैसे फैसिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए कि एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी बने। ठीक है, सेकेंड वन इज providing facilities and support to build up a reproductively healthy society. ओके, तो ये दो मेजर टास्क थे, अवेयरनेस प्रोवाइड करना और कैसे सपोर्ट और फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड की जाए कि एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी बने। ठीक है, इसके लिए कुछ मेजर्स लिए गए, जैसे कि जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट
एजेंसीज जो इसमें काम कर रही थी, सिर्फ गवर्नमेंट अकेले इसमें काम नहीं कर रही थी। तो जैसे नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज क्या होती है, एनजीओ, आपने नेम सुना होगा ना, तो एनजीओ का मीनिंग यही होता है, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज जो थी, इन्होंने क्या किया, ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया का इसमें सहारा लिया। मीन्स कि जैसे सबके पास टीवी नहीं है तो रेडियो में कुछ ऐड दे दिए, ऑडियो तरीके से बोल दिया। जैसे अभी कोई एडवर्टीजमेंट आते हैं तो हम वीडियो के फॉर्म में देखते हैं, कुछ एडवर्टीजमेंट हम ऑडियो के फॉर्म में सुनते हैं। ऐसे प्रिंट मीडिया में क्या कर दिया, पेपर में छपवा दिया। तो कुछ इस तरीके से पहला ये लिया गया कि हम कुछ इस तरीके से लोगों को, पहले लोगों के बीच इन बातों को रखा जाए, ऑडियो वीडियो या जिस भी तरीके से हम रख सकते हैं विजुअल तरीके से, प्रिंट मीडिया की हेल्प से। ठीक है, दूसरा ये था, सबसे मेन टास्क जो था वो ये था कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। ठीक है, यानी कि सेक्स एजुकेशन के बारे में स्कूल में बच्चों को, और स्पेशली उन बच्चों को जो अभी एडोलसेंस की एज में है, एडोलसेंट यानी कि प्यूबर्टी की जो एज में है, 13 to 17 या जो टीनेजर्स जो बच्चे हैं, उनके बीच में ये एजुकेशन दी जाए, सेक्स एजुकेशन दी जाए, जिससे कि बच्चों को पता चल सके, मीन्स कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जान सके, उनमें होने वाली डिजीज या उसमें होने वाली प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, उस एज में क्या क्या चेंजेस बॉडी में आते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में बच्चों को भी अवेयर करवाया जाए। तो इसके लिए दूसरा टास्क लिया गया कि जो इंट्रोडक्शन सेक्स एजुकेशन को स्कूल्स में इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। और ये बहुत अच्छा स्टेप था, जिससे कि जब बच्चे डिस्करेज हो रहे होते हैं ना, टीन एज के टाइम पे जब बच्चे डिस्करेज हो रहे होते हैं, तो वो उससे इनको फ़ायदा मिले, उससे इस एजुकेशन से उनको, बच्चों को समझने का मौका मिले, एक राइट गाइडेंस मिले। क्योंकि राइट गाइडेंस तभी मिल सकती है जब आपको बताने वाला कोई हो, आपको समझाने वाला कोई हो। किसी भी चीज़ में हमें अच्छी गाइडेंस वही इंसान दे सकता है, या वो दे सकता है जो हमसे ज़्यादा मैच्योर है, या वो जो गुजर चुका है उस चीज़ से या उस एज से, तो वही तो बता सकते हैं। और साथ ही साथ बुक्स तो हमारी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, बुक्स तो हमें सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें बताती हैं। तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा स्टेप माना गया गवर्नमेंट की तरफ से, या बहुत अच्छा स्टेप माना गया, जिससे कि बच्चे क्या कर सकते थे, जिस हिसाब से वो डिस्करेज होते हैं, जो मिथ, वो मिसकॉन्सेप्शन उन्हें मिलते हैं सेक्स रिलेटेड इश्यूज से, वहाँ पे वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी, और एक प्रॉपर और सही एजुकेशन बच्चों को मिलेगी। तो इस चीज के लिए दूसरा क्या चलाया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। ठीक है, फर्स्ट में क्या था, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट जो एजेंसीज थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूज किया ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया का इन्होंने यूज़ किया, या प्रिंट मीडिया की इन्होंने हेल्प दी कि कुछ इस तरीके से अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकते हैं, फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस। ठीक है, सेकंड वन, फर्स्ट पॉइंट तो ये था, मीन्स कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सम ऑफ द मेजर्स टेकन आर, तो इसके ऊपर आप लिख देंगे सम ऑफ द मेजर्स टेकन आर। ठीक है, तो ये अब सेकंड वन, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, और ये सबसे अच्छा माना गया, सबसे अच्छा स्टेप ये माना गया। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है, अब जो एडोलसेंस होता है, एडोलसेंस समझते हैं ना, एडोलसेंस मीन्स प्यूबर्टी वाली एज, जब बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, जब बहुत सारे जैसे फीमेल में और मेल में, मेल की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फीमेल की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उस टाइम पे बॉडी अलग तरीके से या बिहेव करती है, उस टाइम पे वो बच्चा अलग तरीके से बिहेव करता है। तो यहाँ पे को ये ज़रूरी था कि जो एडोलसेंस हैं उनको एजुकेट करवा
करवाया जाए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में और एडोलसेंस से रिलेटेड चेंजेस के बारे में, कैसे सेफ रह सकते हैं, कैसे हाइजीन हम मेंटेन कर सकते हैं, तो और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कौन कौन सी होती है उसके बारे में लोगों को, बच्चों को तो बताया ही बताया, उसके साथ साथ लोगों को भी बताया गया, स्पेशली एडोलसेंट्स को ये बताया गया, जिससे कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ वो आगे जी सकें और हमें जो आगे वाली जो पीढ़ी मिलेगी, आगे वाली जो जनरेशन मिलेगी, इस एडोलसेंट्स को बता के, इन चीज़ों के बारे में इन एडोलसेंट्स को बता के आगे जाके क्या होगा, अगर अच्छे से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली तो एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी की तरफ तो हम आगे बढ़ेंगे ना। वो जो बच्चे होंगे, जो टीनेजर्स होंगे, वो आगे जाके एडल्ट बनेंगे, आगे जाके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर उन्होंने पढ़ा है तो वो क्या करेंगे, हाइजीन मेंटेन करेंगे, वो सेफ रहेंगे, वो औरों को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, जो मिथ है उन पे बिलीव नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छा स्टेप था। दूसरा, लोगों को एजुकेट करवाना, ठीक है, और स्पेशली इसमें उन लोगों पे ध्यान दिया गया जो फर्टाइल कपल हैं, ठीक है, यानी कि वो कपल्स हैं जो कि चाइल्ड बेयरिंग एज में अभी हैं, एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप, जो कि वो उस ग्रुप को, एक तो फर्टाइल कपल को ध्यान में रखा गया, सबसे पहले ध्यान में रखा गया कि एडोलसेंट में जो बच्चे हैं उनको इसके बारे में स्टडी करवाई जाए, उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। दूसरा, जो फर्टाइल कपल्स हैं, यानी कि जो चाइल्ड बेयरिंग एज में जो कपल्स हैं, उनको इसके बारे में बताया जाए। और दूसरा, वो उनको गोल में रखा गया वो लोग या वो एज ग्रुप जो कि मैरिजेबल एज में अपनी हैं, जो कि मैरिज करेंगे या अभी अभी मैरिज जिनकी हुई है, उनको उसमें रखा गया, ठीक है। इनको बताया गया बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में, ठीक है, कैसे बर्थ कंट्रोल करवा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में इन्हें बताया गया। और अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है तो उसकी केयर कैसे करी जाए, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट मदर को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, प्रॉपर अमाउंट में उसे वाइटामिन्स, मिनरल्स, जो जो चीज़ें उसकी ज़रूरत है उसे नहीं मिलेगी, तो जो डेवलपिंग बेबी होगा उसमें तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी ही होंगी। साथ ही साथ जो मदर है उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी प्रॉब्लम में आएगी। और बहुत सारे केसेस हमें ऐसे सुनने को मिलते हैं कि जब चाइल्ड बर्थ होता है तो मदर की डेथ हो जाती है, या बच्चे की बर्थ होते ही डेथ हो जाती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे को उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, लोगों ने उन प्रेग्नेंट मदर्स को प्रॉपर अमाउंट में केयर नहीं मिली होती है, ना उन्हें न्यूट्रिशन मिले, ना उन्हें प्रॉपर केयर मिली, तो उससे क्या हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम उन्हें केयर फेस करनी पड़ती है। साथ ही साथ पोस्ट नेचुरल केयर मदर और चाइल्ड की, अब ये तो था तब जब मदर प्रेग्नेंट है, आफ्टर प्रेगनेंसी भी बच्चे की कैसे केयर की जाए, मदर की कैसे केयर की जाए, उससे भी क्या होता है उसमें उसके बारे में भी इनको बताया गया, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि हम तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, क्योंकि अगर कोई हेल्दी पर्सन होगा, आप कोई बच्चा है, आप बर्थ से पहले भी आपने मदर और फीटस दोनों का ध्यान रखा था, बर्थ के बाद भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, तो सिर्फ WHO ने वही कहा, सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्दी ऑर्गन होना ही हम उसे हेल्दी नहीं बोलेंगे। आप किसी पर्सन को हेल्दी तब बोलेंगे जब वो फिजिकली, मेंटली, सोशली सारे तरीक़ों से वो ठीक है, सारे तरीक़ों से वो फिट है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी उसके फिट होंगे, तो उसे हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन हम बोल देंगे, है ना। तो साथ ही साथ मदर्स को ये बताया जाना भी इसमें इंक्लूड किया गया कि ब्रेस्ट फीडिंग के कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। और मेल और फीमेल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेल और फीमेल दोनों ही चाइल्ड के क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये उनको बताया गया, या इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेल और फीमेल चाइल्ड दोनों के लिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं इंडिया में। बहुत ज़्यादा ये शायद होता है, लड़की, गर्ल चाइल्ड और बॉय जो चाइल्ड होता है उसके बेसिस पे बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि गर्ल्स नहीं चाहिए लोगों को। तो यहाँ पे क्या किया गया, अब जाके काफ़ी ज़्यादा अवेयर लोग हैं, अब लोग समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि लड़का ही बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि डॉटर और जो सन होते हैं दोनों इक्वल होते हैं, दोनों का अपना
दोनों के ही क्या होते हैं, उनके इम्पोर्टेंस होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अवेयर करवाई गई या इन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई कहाँ, RCS प्रोग्राम में। ठीक है, यहाँ सिर्फ चाइल्ड या हेल्थ के बारे में नहीं बताया गया, यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में बताया गया, कैसे हम लोगों को अवेयर करवा सकते हैं, कैसे मीडिया का उन्होंने यूज़ किया। दूसरा, सेक्स एजुकेशन स्कूल में इंट्रोड्यूस करवाई गई ताकि बच्चे जो एक मिसकॉन्सेप्शंस उनके दिमाग में रहता है उससे वो बाहर निकलें, जो डिस्करेज वो होते हैं उससे वो बाहर निकलें। ठीक है, दूसरा, इनको एजुकेट करवाया गया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, इसीलिए आप लोग भी पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, आप पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, ताकि हम लोग अवेयर हों। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वैसे ही हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है ना, उसमें कोई हमारी ही बॉडी के वो पार्ट हैं, और हमारी बॉडी के पार्ट डाइजेस्टिव ट्रैक में भी तो प्रॉब्लम होती है ना, कभी कभी स्टमक में प्रॉब्लम होती है, कभी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो हो सकता है ऐसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स हो जाएं, हो सकता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चेंजेस आए, तो उस चीज़ के लिए अवेयर रहने के लिए बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ कैसे हाइजीन मेंटेन किया जाए। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जब प्यूबर्टी की एज आती है तो उस टाइम पे स्टार्ट होती है, तो कैसे हाइजीन मेंटेन रखना है उस टाइम पे, कैसे फीमेल को खुद को बाकी जो प्रॉब्लम्स होती है उससे वो कैसे फाइट करे या कैसे हाइजीन मेंटेन करे, इन सारी चीज़ों के बारे में उसमें बताया गया, और कैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ होती है उससे बचा जाए। दूसरा, सिर्फ बच्चे ही गोल नहीं थे, इसमें लोगों को एजुकेट करवाया गया, जो फर्टाइल कपल हैं, फर्टाइल कपल मीन चाइल्ड बियरिंग एज में जो है, ठीक है, और वो जो कि मैरिजेबल एज ग्रुप के हैं, उन सभी को इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या होती हैं, प्रेग्नेंट मदर की केयर कैसे की जाती है, आफ्टर बर्थ बच्चे और मदर दोनों की केयर कैसे करी जाएगी, और ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फ़ायदे होते हैं, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं मेल और फीमेल चाइल्ड के लिए, ये यहाँ पे को बताया गया। ठीक है, इसने हेल्प किया या ये अभी भी हेल्प कर रहा है, एक सोशल तरीके पे ये हेल्प कर रहा है, या लोगों को हेल्दी फैमिली की जो डिज़ायर है उसके साइज को वो बढ़ा रहा है कि हाँ, अब हर कोई चाहता है कि हम बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं, अब हर कोई चाहता है कि उनकी फैमिली हेल्दी हो, और वो सारी चीज़ें वो करते हैं जिस चीज़ से उनको लगता है कि हाँ, हमारा हेल्थ सही रहेगा, हमारा इम्यून सिस्टम सही रहेगा, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही रहेगा। तो कुछ और ऐसे ही कुछ इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट थी, जिसमें कि मेजर्स फिर से एक और मेजर आया, मतलब लोग जब समझने लगे, और यहाँ पे ये माना गया कि अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो ये आगे जाके हेल्प करेगा एक हेल्दी सोसाइटी को देने में के लिए, और सोशली जितने भी कॉन्शियस हैं और लोग कितने कॉन्शियस हैं इसके बारे में हम जानेंगे या जाना जाएगा, और डिज़ायर्ड साइज़ क्या है, हेल्दी फैमिली का डिज़ायर्ड साइज़ क्या है, इसके बारे में जब हम इतने सारे 4 एस्पेक्ट को हमने जब लिया तो इससे लोग जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो अब इसकी मेजर्स मीन्स की जो इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ है सोसाइटी की, वो कुछ मेजर्स तो वो चाहता है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इम्प्रूव हो तो वहाँ पे सबसे पहले क्या क्या होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी हमारी सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो, तो उस टाइम पे क्या क्या मेजर्स होने ही चाहिए। तो सबसे पहले तो अच्छी अवेयरनेस होनी चाहिए सेक्स रिलेटेड मैटर में। ठीक है, तो या पूरी नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए सेक्स रिलेटेड मैटर में। दूसरा, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो देखो, अगर बेटर केयर मिलेगी मीन्स कि अगर पोस्ट नेटल केयर अच्छी हो रही है, पोस्ट नेटल मीन्स तो समझते हैं ना, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है पोस्ट नेटल प्री नेटल जब मदर की बॉडी में कोई फीचर्स होता है उस टाइम पे जब वॉर्म में कोई बच्चा ग्रो कर रहा है, और पोस्ट नेटल आफ्टर बर्थ। तो अगर इन सारी चीज़ों के बारे में अगर पता होगा तो जो मैटरनल मीन्स मदर और जो इन्फेंट की जो डेथ रेट है ना, मोर्टेलिटी मीन्स होता है डेथ रेट, तो ये जो डेथ रेट है वो कम हो जाए। ठीक है, और साथ ही साथ इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विथ स्मॉल फैमिलीज। तो उनमें एक गोल ये भी था कि
उन नंबर को बढ़ाना है, यानी कि छोटी फैमिलीज वाले कपल्स को का नंबर हमने बढ़ाना है, यानी कि लोगों को अवेयर करवाना है कि स्मॉल फैमिली ही अच्छी फैमिली है। जितनी बड़ी फैमिली होगी आपके लिए उतनी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना। पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगी तो सबको ही प्रॉब्लम होगी, खाने की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, लैंड की कमी हो जाएगी, रहने के लिए जगह की कमी हो जाएगी। तो एक गोल इसमें ये रखा गया कि हम उन कपल्स का या नंबर हम इंक्रीज करते हैं जिनमें जो कि स्मॉल फैमिली, यानी कि जो अभी मैरिजेबल एज में है या जो अभी फर्टाइल कपल हैं जिनके अभी नहीं बच्चे हैं, तो उनको अवेयर करवाया जाए कि कैसे आप एक छोटी फैमिली को बढ़ावा दे सकते हैं। आप छोटी फैमिली रखिए अपनी, और जिससे कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ सकें, ठीक है। और रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्टिव एरियाज बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज टू फाइंड आर न्यू मेथड एंड टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग वन। और इसमें रिसर्च की गई रिप्रोडक्टिव एरियाज, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट यानी कि जो NGO जो थी, इन एजेंसी ने एक रिसर्च की जहाँ पे कुछ मेथड को तो यूज़ किया गया और कुछ मेथड जिनमें लगा कि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसे इम्प्रूवमेंट भी किया गया या उसे इम्प्रूव भी किया गया। और ओवरऑल जो इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं किस चीज़ के लिए, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, प्रेगनेंसीज के लिए, डिलीवरी के लिए, बेटर डिटेक्शन के लिए, प्रॉब्लम के डिटेक्शन के लिए, अच्छे डिटेक्शन के लिए, और कैसे STD को क्योर किया जाए, एबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, इन सारी चीज़ों के लिए मेडिकल फैसिलिटी को इंक्रीज करना भी ज़रूरी था। इन चीज़ों के लिए भी इसमें भी फिर बात की गई, ठीक है। और उसके बाद अवेयरनेस ऑफ पीपल को अवेयर किया गया कि कैसे हमारी पॉपुलेशन, हमारी स्पेशली हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, अभी इंडिया 2nd नंबर में है, आई थिंक कि 2021 की जो जनगणना होगी वहाँ पे शायद इंडिया 1st नंबर पे पॉपुलेशन में आ जाए। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करवाना, ठीक है, कि कितना मतलब एक विस्फोट हो रहा है पॉपुलेशन का, उसके बारे में। और जैसे कि और मेन सोशल इविल्स क्या होते हैं, जैसे कि सेक्स एब्यूज़ किया जाता है, सेक्स रिलेटेड क्राइम किए जाते हैं, और ये बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में जिसको हम कंट्रोल तभी कर सकते हैं जब एक एजुकेटेड, एक अवेयर सोसाइटी हमारी होगी। जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, जब तक प्रॉपर नॉलेज हमें नहीं होगी, या जब तक एक सही एजुकेशन जिसने नहीं ली होगी ना, जिसने सही तरीके से नहीं पढ़ा है, रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स को लेके जिसके मन में गलत नोशंस होंगे, गलत धारणाएं जिनके मन में होंगी, तो वहाँ पे को वही सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जहाँ पे सेक्सुअली एब्यूज़ किया जाता है और सेक्स रिलेटेड क्राइम किए जाते हैं, ठीक है। कोई भी एजुकेटेड पर्सन, कोई भी नॉलेजेबल पर्सन कभी भी सेक्स एब्यूजेस नहीं कर सकता है, सेक्स रिलेटेड एब्यूज़ नहीं करेगा, ना ही कभी सेक्स रिलेटेड क्राइम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे को था कि लोगों को इनके बारे में बताया जाए कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग। ये आपकी ही बॉडी के पार्ट हैं, ये नॉर्मल है, एक नेचुरल पार्ट है, एक नेचुरल प्रोसेस इन पार्ट्स में होती है। तो इसमें इतना बड़ा इशू कोई नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि हमने ध्यान देना है, हमने प्रॉब्लम्स को ध्यान में देना है, हमने उसमें होने वाली डिजीज़ हर एक सिस्टम में, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स इसमें भी हो जाती हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हमें उनको मिल के सॉल्व करना है और साथ ही साथ उन चीज़ों के लिए अवेयर होना है ना। तो ये कुछ स्टेप्स उसमें यूज़ किए गए, ठीक है, जिससे कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी हम बना सकें। और सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट्स किए गए कुछ एक्शन प्लान्स में कुछ जैसे ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर इसको दे सकें, और कुछ प्रोफेशनल जो एक्सपर्ट्स थे उनकी हेल्प ली गई और बहुत सारे सपोर्ट उन लोगों ने दिया। और साथ ही साथ बैन किया गया बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि सबसे बड़ा क्राइम अगर हम कहें तो वो ये कि जेंडर चेक किया जाता है, फीमेल है या मेल है, उसको रोकने के लिए कानून बनाए गए, उसको रोकने के लिए स्टेप्स उठाए गए, लॉ बनाए गए, तो इनको बैन किया गया, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस नाम से एक टर्म होता है, एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें पेरेंटल डायग्नोसिस होता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ और फीटल
इन्फेक्शन की इसमें बात की जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या किया जाता है, इसमें चेक भी किया जाता है कि जो फीटस है वो मेल है या फीमेल है, यानी कि जो ग्रोइंग बेबी है वो मेल है या फीमेल है, उसके बारे में बात की जाती है। तो अब इंडिया में कम्प्लीटली ये बैन है कि आप चेक नहीं कर सकते हैं कि वॉर्म में पलने वाला जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है एमनियोसेंटेसिस, जहाँ पे को जो फीटस होता है उसको उसके जेंडर को चेक किया जाता है, मींस कि फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, और यहाँ पे कोई कम्प्लीटली बैन है, हम ये चेक नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। और किस बेसिस पे, क्रोमोसोमल के बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं। हाँ, ये नॉर्मली एमनियोसेंटेसिस जो था ना, वो नॉर्मली इस चीज़ के मेडिकल में इसलिए ये नहीं लाया गया था कि आप जेंडर चेक कर सको, ठीक है। हम जैसे ये टर्म है हमारा, तो ये जो टर्म था ना एमनियोसेंटेसिस, ये नॉर्मली था एक मेडिकल प्रोसीजर थी, जहाँ पे को अगर पेरेंट में या मदर पेरेंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो हो सकता था कि फीटल में कोई इन्फेक्शन हो, यानी कि फीटस को कोई इन्फेक्शन हो रहा है, या उसमें क्रोमोसोमल कोई एबनॉर्मेलिटीज़ है जो आगे जाके हो सकता है बच्चा मेंटली रिटार्ड पैदा हो सकता है बच्चे का कोई सिस्टम डेवलप ना हो। इन चीज़ों को डायग्नोस करने के लिए, प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने के लिए एमनियोसेंटेसिस जो प्रोसीजर थी वो मेडिकल में यूज़ की गई। लेकिन इसका हो गया मिसयूज़ कैसे हुआ, लोगों ने इसको यूज़ किया जेंडर चेकिंग के लिए, फीटस के जेंडर चेकिंग के लिए, जहाँ पे अगर उन्हें मेल चाइल्ड नहीं चाहिए तो वो उसे अबॉर्ट करवा देंगे, और अगर उन्हें फीमेल चाइल्ड नहीं चाहिए तो फीमेल को अबॉर्ट करवा देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए यूज़ किया गया, जो कि बहुत बड़ा क्राइम उभर के आया इंडिया में। इसकी बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े, कैसे कि बिल्कुल गर्ल जो चाइल्ड रेट था ना, बर्थ का जो रेट था वो बिल्कुल कम हो गया, ठीक है। गर्ल बहुत सारी जगहों में अभी तक भी ऐसा है, 70 to 80% जगह ऐसा है इंडिया में कि इंडिया में गर्ल जो चाइल्ड है वो अगर कंपेयर करते हैं 1000 बॉयज़ में तो बहुत कम उसका रेट है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसे बैन कर दिया गया, ठीक है। और एक छोटे से इसमें होता क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड, छोटे से अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है फीटल टिश्यू में और फीटल डीएनए में। ये एग्जामिन किया जाता है जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ के लिए। इसमें फीटर जो ग्रोइंग फीटस है ना, उसकी बॉडी से टिश्यू जो होते हैं, डीएनए उसमें प्रेजेंट, डीएनए तो प्रेजेंट होगा ही होगा, तो उसे एग्जामिन किया जाता है कि कहीं जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ तो बच्चे में नहीं है इस चीज़ के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये टेक्निक थी इसका मिसयूज़ हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, और नॉर्मली गर्ल्स के लिए। आपको साफ साफ यहाँ पे एनसीईआरटी में बताया जाता है कि नॉर्मली ये गर्ल्स के लिए, गर्ल चाइल्ड का ही जेंडर चेक करने के लिए और उसके बाद में उसको किल करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाने लगा। और उसके बाद फीमेल फर्टिसाइड जिसे हमने कहा, तो इस प्रोसीजर को इलीगल मान दिया गया। जेंडर बेस जितनी भी, सिर्फ इंडिया में नहीं, जेंडर बेस जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे को जेंडर अनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे को ये देखा गया कि फीमेल जो चाइल्ड है उसे मार दिया जा रहा था इसके थ्रू। और जो अदर टेक्निक होती है डिटेक्शन, फीचर के डिसऑर्डर को चेक करने के लिए एक CVS आता है, कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग, और अल्ट्रासाउंड इमेजिंग और फिटोस्कोपी नाम से आता है, तो वहाँ पे फिर चेक किया जाने का। हालांकि नॉर्मली मतलब इसका कोई ऐसा बेस नहीं था या कुछ ऐसा नहीं था कि इसको चेक करने के लिए, जेंडर को चेक करने के लिए बनाया था। ये एबनॉर्मलिटीज़ को चेक करने के लिए था, और साथ ही साथ पता चल जाता था कि कौन जो वॉर्म में जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है। तो इसका मिस यूज़ बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ा, तो इस चीज़ के लिए फिर बाकी अदर मेथड्स का यूज़ किया गया या किया जाता है, जैसे कि CVS का अल्ट्रासाउंड करवाए जाते हैं, उससे पता चल जाता है, और फीटोस्कोपी होती है उससे पता चल जाता है। तो ये कुछ मेजर्स हैं जिनको बैन भी करवाया गया, या और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब जाके लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, लोगों को पता है। इतने सालों से 1951 से प्रोग्राम चल रहा है, और अब जाके कहीं लोगों को फील हुआ है कि हाँ, छोटी फैमिली अच्छी फैमिली है, छोटी फैमिली हेल्दी फैमिली होती है। अगर फैमिली छोटी होगी तो वहाँ पे क्या होगा, फैमिली छोटी होगी तो सबको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन मिलेगा ना। मीन्स कि जो कमाने वाला होगा, जो घर को चला रहा है, उसके लिए कम होगा, हेडेक कम होगा कि इतनी बड़ी फैमिली को उसने नहीं पालना है, या इतनी बड़ी फैमिली के लिए उसने काम नहीं करना है। छोटी फैमिली की है, उसकी छोटी फैमिली के लिए काम करना है, और उनकी मांग भी उतनी कम होंगी। तो इन चीज़ों को समझाया गया लोगों को कि कितना छोटी फैमिली के क्या क्या फ़ायदे हैं, और इसको
अभी जाके लोग अब क्या हैं, अब अवेयर हैं, अब उन्हें पता है छोटी फैमिली के फ़ायदे, हेल्दी फैमिली होती है और सारी चीज़ों की। पहले ये माना जाता था कि जितने लोग ये सोचते थे कि फैमिली में जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा कमाने वाले होंगे, लेकिन वो ये नहीं सोचते थे कि कमाने वाले की एज तक पहुँचने के लिए उन बच्चों को या उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी तो चाहिए ना, प्रॉपर न्यूट्रिशन भी तो देना होगा। तो ये सोच कहीं पीछे उनकी रह जाती थी, जिससे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन लगातार होता रहा, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती गई। तो अभी तक इसी वजह से गवर्नमेंट को ये प्लान इनिशिएट करने पड़े कि नहीं, अब क्या करना है, अब तो कंट्री को समझाना है या अब लोगों को समझाना है, उन्हें अवेयर करना है सारी चीज़ों के बारे में, सिर्फ बढ़ती हुई पॉपुलेशन के बारे में ही ना समझा के प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और क्या क्या प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में होता है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में उनको बताया गया या उन सारी चीज़ों के बारे में उनको समझाया गया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे ही दूसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन करके आया था, दूसरा टर्म अगर हम बोलें तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन करके आता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे विस्फोट हुआ, क्या क्या विस्फोट है, जनसंख्या विस्फोट इसे कहा जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को, और बर्थ कंट्रोल की हम मेथड के बारे में इसमें बात करेंगे। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ द स्टेट ऑफ हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विथ नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं। और WHO ने कहा कि सिर्फ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी ऑर्गन ही नहीं, बाकी चीज़ों का भी, मीन्स कि सोशली, मेंटली हर जगह से अवेयर होना और एक अच्छी थिंकिंग होना सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में, उसे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हम बोलेंगे। और 1951 में फैमिली प्लानिंग नाम से गवर्नमेंट ने एक प्लान इनिशिएट किया, जिसको बाद में RCH प्रोग्राम के अंदर रख दिए गए। बहुत सारे जो प्लान्स थे उनको RCH के अंदर रख दिया गया। मेजर टास्क थे RCH प्रोग्राम्स के कि सबसे पहले तो टास्क ये था कि अवेयर कैसे किया जाए लोगों को, तो वहाँ पे कोई वो, और दूसरा फैसिलिटी, अगर अवेयर हो जा रहे हैं लोग, आ रहे हैं सामने कि हाँ प्रॉब्लम ये हो रही है, तो कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, ये दो चीज़ें देखने को मिली। और उसके बाद कुछ मेजर्स लिए गए, उसमें गवर्नमेंट और NGO दोनों ने मिलकर काम किया। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम जो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है अवेयरनेस के लिए क्यों ना हम ऐसा करें कि लोगों को प्रिंट मीडिया के थ्रू, क्योंकि पेपर ऑलमोस्ट पढ़ते ही हैं लोग, प्रिंट मीडिया के थ्रू बता देते हैं, या कुछ पर्चे छाप दिए, उसको बांट दिया। और दूसरा, रेडियो अगर सुन रहा है, उस टाइम पे TV इतना था नहीं या बाकी इंटरनेट फैसिलिटी थी नहीं, तो उस टाइम पे क्या किया, लोग रेडियो का यूज़ करते थे। तो वहाँ से हमने तो वहाँ से पढ़ना है ना, 51 से स्टार्ट करना है, तो लोगों को क्या किया गया, कुछ ऐड देके, कुछ ऐसे ऑडियो विजुअल तरीके से उन्हें समझाया गया। तो ये एस्पेक्ट उनको दिया गया, वहाँ से समझाया गया। और स्कूल्स में एजुकेशन दी गई, एडोलसेंस के बारे में उनको बताया गया, सेक्स एजुकेशन के बारे में बच्चों को बताया गया, या ये प्रोग्राम लाया गया कि बच्चों को बताते हैं। और एजुकेटिंग पीपल को एजुकेट करा, लोगों को एजुकेट करवाया, जो फर्टाइल कपल है उनको एजुकेट करवाया, उनको बताया बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में, प्रेग्नेंट मदर की केयर के बारे में, पोस्ट नेचुरल केयर के बारे में, चाइल्ड के लिए और बच्चे दोनों के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं उनको बताया गया। साथ ही साथ मेल और फीमेल दोनों ही चाइल्ड का जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं दोनों के लिए इक्वल हैं, ये बताया गया। तो बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे को बताया, और यहाँ पे ये कहा गया कि ये चीज़ें हेल्प करेंगी लोगों को, एक सेक्स, जो लोगों का जो सोशली कॉन्शियस है, लोग जो कॉन्शियस हैं उनको समझने के लिए या उनके बारे में जानने के लिए या उनको अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए या उनकी जो डिज़ायर्ड है उन्हें कंप्लीट करने के लिए ये हेल्प करेगा। ये सारी चीज़ें, क्योंकि क्यूरियस होते हैं, लोगों को जानना होता है, ऐसे बच्चे भी क्यूरियस होते हैं, तो उनको बताने के लिए ये हेल्पफुल रहेगा, ये माना गया। तो ये द इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी रिक्वायर फॉलोइंग मेजर्स। तो उसके बाद कौन कौन से मेजर की, बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मेजर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्टनेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसमें क्या हुआ, जैसे जैसे बढ़ाई गई फैसिलिटीज़ तो मोर्टेलिटी रेट थोड़ा सा कम हो गया, डेथ रेट जो था फीचर्स और बच्चे का, सॉरी मदर और बच्चे का दोनों का, ये कम होना स्टार्ट हुआ। और नंबर ऑफ कपल्स विथ स्मॉल फैमिलीज़ ये इंक्रीज़ हुआ। अब देखा जा रहा है कि कपल्स छोटी फैमिली वाले होते हैं, ये सारी चीज़ें। और जो प्रॉब्लम है उनकी डिलीवरी, बेटर डिटेक्शन, क्योर ऑफ STD, क्योर फॉर STD, एबॉर्शंस, कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में उनको बताया गया। ऐसे जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके लिए अवेयर उनको करवाया गया।
और बाकी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए जितना भी कुछ हो सकता था ये सारे प्लान में उन्हें इंक्लूड किया गया और इम्प्लीमेंटेशन किए गए बहुत सारे एक्शन प्लान और कुछ इम्प्रूव किया गया जिसमें ज़रूरत पड़ी कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आ जाने पड़ी और एक चीज़ बैन की गई एमनियोसेंटेसिस जिसको कि हम कहते हैं, जिसमें कि जिसका यूज़ नॉर्मली या जिसको बनाया इसलिए गया था, ये एक ऐसी प्रोसीजर थी जिसमें जो डेवलपिंग चाइल्ड है अगर उसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आ रही है, क्रोमोसोमल अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसे कहा जाता है, उस कपल को उसे बताया जाता है कि आप उसे अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर वो कपल चाहे या वो पेरेंट अगर चाहें तो उसे अबॉर्ट करवा सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चा मेंटली रिटार्ड बर्थ करता है, मेंटली रिटार्ड पैदा होगा और बहुत सारे डिजीज़ के साथ पैदा होगा तो प्रॉब्लम बाद में पेरेंट्स को भी होगी और बच्चे को भी होगी। तो ये बताया जाता है कि अगर आप चाहें तो आप अबॉर्ट कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए ये नॉर्मली एमनियोसेंटेसिस स्टार्ट किया गया था, लेकिन यहाँ पे उसका मिसयूज हो गया एक बहुत लार्ज स्केल पे। कैसे? बच्चे का जेंडर चेक करने में, ठीक है। नॉर्मली जेंडर चेकिंग होने लगी फीमेल फेटिसाइड के लिए, फीमेल को डिटेक्ट करने के लिए कि अगर फीमेल है तो ठीक है उसको अबॉर्ट करवा देते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गई थी, तो इस चीज़ के लिए इसको बैन कर दिया गया। तो हमने आज इतना पढ़ा, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा पढ़ेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में थोड़ा सा अगर हम पढ़ें तो कैसे नंबर ऑफ पीपल बढ़ रहे हैं, एक एरिया में रहने वाले लोग बढ़ रहे हैं, कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आपने इसे रिवाइज करना है, इसके नोट्स बनाने हैं और नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर तैयार होना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।